एक टॉर्पीडो के अंदर एक जापानी सैनिक को बैठा दिया जाता है। सिर पर सफेद कपड़ा, हाथ में कंट्रोल और ऊपर से जबरदस्त मिलिट्री ब्रेन वॉश। नतीजा ये कि वह पूरी तरह डाई फॉर द मिशन मोड में आ जाता है। कप्तान के आदेश मिलते ही वह काइटन मानव टॉर्पीडो को सीधा अमेरिकी सबमरीन की तरफ मोड़ देता है। उसी पल अमेरिकी सबमरीन भी जवाबी कार्रवाई करती है और बिना देरी के 2 एम के 14 टॉर्पीडो फायर कर देती है। 50 नॉट्स की रफ्तार से बढ़ते ये टॉर्पीडो करीब 20 सेकंड में लक्ष्य को खत्म करने वाले होते हैं। हालात बिगड़ते देख जापानी सबमरीन का कप्तान तुरंत आदेश देता है, मुख्य टैंक खाली करो और पूरी ताकत से सतह की ओर बढ़ो। किस्मत से सबमरीन टॉर्पीडो को छूते छूते बच निकलती है, लेकिन किस्मत अमेरिकी सबमरीन का साथ नहीं देती। काइटन टॉर्पीडो सीधे बीच से टकराता है और अमेरिकी सबमरीन 2 हिस्सों में टूट जाती है। हमला सफल होते ही जापानी सबमरीन तुरंत अपने असली मिशन पर लौटती है, अमेरिकी फ्यूल सप्लाई शिप को इंटरसेप्ट करने के लिए। कुछ ही देर में टारगेट नजर आ जाता है और टॉर्पीडो लॉन्च करने की तैयारी शुरू होती है। तभी सोनार पर पीछे से प्रोपेलर की आवाज पकड़ में आती है। पेरिस्कोप घुमाते ही दिखता है एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। सब जानते हैं कि डिस्ट्रॉयर सबमरीन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। डर के मारे सबमरीन तुरंत गहराई में चली जाती है। इसके बाद अमेरिकी जहाज लगातार डेप्थ चार्ज गिराने लगता है। जोरदार धमाकों से सबमरीन बुरी तरह हिलने लगती है। अंदर की पाइपलाइनों में दरारें पड़ जाती हैं और पानी भरने लगता है। कप्तान मजबूरी में 20 मीटर ऊपर आने का आदेश देता है ताकि डेप्थ चार्ज से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही सबमरीन ऊपर आती है, अमेरिकी फ्यूज सेटिंग बदलकर अंडर वाटर ब्लास्ट कर देते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। कप्तान डिस्ट्रॉयर के ठीक नीचे छिपकर धमाके के समय उल्टी दिशा में निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये चाल अमेरिकी कप्तान तुरंत समझ लेता है। वह डेप्थ चार्ज गिराना रोकने का आदेश देता है। कप्तान, कोई विस्फोट नहीं हुआ क्या? डिटेक्शन जोन में कुछ नहीं? अब साफ हो जाता है कि सामने वाला कमांडर बेहद तेज दिमाग वाला है और ये लड़ाई जानलेवा होने वाली है। कुछ ही पलों बाद अमेरिकी डेप्थ चार्ज दोबारा गिरते हैं और जापानी सबमरीन 150 मीटर गहराई में डूब जाती है। अंदर फंसे नाविक रेंच से पुल पर मोर्स कोड में मदद के लिए दस्तक देते हैं। पास से गुजर रही एक और जापानी सबमरीन यह सिग्नल सुन लेती है। उसका कप्तान जवाब में मोर्स कोड भेजता है, घबराओ मत, समुद्र तल पर ही रुके रहो, मैं बदला लूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये दस्तक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के सोनार में भी पकड़ ली जाती है। तुरंत एक बार फिर डेप्थ चार्ज गिराए जाते हैं। समुद्र तल पर फंसी सबमरीन धमाकों से पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। भागने की कोशिश कर रही दूसरी सबमरीन भी अमेरिकी सोनार से नहीं बच पाती। अमेरिकी कप्तान फुल स्पीड चेज का आदेश देता है। रास्ते भर डेप्थ चार्ज गिरते रहते हैं। सबमरीन में जगह जगह से पानी रिसने लगता है। नाविक हाथों से पानी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन धमाकों की शॉक वेव से अंदर की वायरिंग में आग लग जाती है। आग इतनी भयानक होती है कि अंदर अफरा तफरी मच जाती है। कप्तान तुरंत साइलेंट मोड में जाने और आग बुझाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ अमेरिकी डिस्ट्रॉयर का सोनार दिखाता है कि सिग्नल का ब्लाइंड जोन बढ़ रहा है और सबमरीन की सटीक गहराई समझ नहीं आ रही। डेप्थ चार्ज बचाने के लिए अमेरिकी कप्तान इंजन बंद कर देता है और इंतजार करता है कि सबमरीन हिले। रात से दिन, दिन से रात हो जाती है, लेकिन सबमरीन समुद्र तल पर एक दिन एक रात तक बिल्कुल स्थिर रहती है। अंदर ऑक्सीजन कम होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है और तापमान लगातार बढ़ता जाता है। हालात असहनीय हो जाते हैं, लेकिन ऊपर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पूरी तरह डटा रहता है। इरादा साफ है, किसी भी कीमत पर सबमरीन को खत्म। यह जापानी सबमरीन समुद्र की तह में 3 दिन 3 रात छिपी रहती है। अंदर हालात नर्क जैसे हो चुके होते हैं। नाविक गर्मी से बेहाल, ऑक्सीजन लगभग खत्म और पीने का पानी भी नाम मात्र। साफ है कि अगर यूं ही चलता रहा तो सब घुटकर मर जाएंगे। ऊपर सतह पर एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर घात लगाए खड़ा है। उसके डेप्थ चार्ज पूरी तरह तैयार। सबमरीन जैसे ही हिलेगी तुरंत निशाना बन जाएगी। इसी बीच एक कामिकाजे स्वयंसेवक आगे आता है और काइटेन मानव टॉर्पीडो लेकर डिस्ट्रॉयर पर हमला करने की पेशकश करता है। तभी कप्तान के दिमाग में एक बात आती है। काइटन के भीतर हाई प्रेशर ऑक्सीजन होती है। वह फौरन इंजीनियर को बुलाता है और वाल्व खोलने को कहता है। पल भर में ऑक्सीजन पूरे सबमरीन में भर जाती है। नाविक गहरी सांस लेते हैं, दिमाग फिर से काम करने लगता है और एक बोल्ड प्लान बनता है, प्रोएक्टिव स्ट्राइक। पिछली मुठभेड़ों से कप्तान ने पैटर्न पकड़ लिया था। हर बार बम गिराने के बाद डिस्ट्रॉयर आदतन बाईं ओर मुड़ता है, करीब 300 मीटर का चक्कर लगाकर लौटता है। रणनीति साफ थी, पहली बमबारी झेलो, फिर 50 मीटर के रेडियस में दाईं ओर तेज मोड़ लो, टॉर्पीडो फायरिंग डेप्थ तक ऊपर आओ और सीधा वार करो। प्लान सेट होते ही इंजन स्टार्ट होता है और जानबूझकर अपनी पोजीशन उजागर की जाती है। डिस्ट्रॉयर का सोनार पकड़ते ही डेप्थ चार्ज गिरते हैं और जहाज बाईं ओर पूरा मोड़ लेता है। सबमरीन पहली मार झेल लेती है, फिर तुरंत दाईं ओर तेजी से घूमती है। जैसे ही डिस्ट्रॉयर का साइड अटैक रेंज में आता है, टॉर्पीडो फायर करने का आदेश मिलता है। उसी पल अमेरिकी सोनार पर टॉर्पीडो अलर्ट आ जाता है। कप्तान खतरा समझकर दाईं ओर पूरा मोड़ देने और 30 मीटर डेप्थ पर चार्ज फायर करने का आदेश देता है। अगर 2 सेकंड पहले फायर किया होता
तो बच जाते। यह हमला अमेरिकी कप्तान को बुरी तरह उकसा देता है। वह फुल स्पीड से सबमरीन को टक्कर मारने का आदेश देता है। नीचे सबमरीन पेरिस्कोप समेटकर तेजी से डाइव करती है, मगर देर हो चुकी होती है। डिस्ट्रॉयर सबमरीन के ऊपर लगे काइटिन से टकरा जाता है। जोरदार झटके से संतुलन बिगड़ता है, कंट्रोल सिस्टम फेल होने लगता है और सबमरीन नीचे की ओर फिसलने लगती है। पहले 50 मीटर, फिर 100 मीटर। अब यह सेफ डाइव लिमिट से बाहर है। भारी दबाव में बल्ब फटने लगते हैं, पानी अंदर घुस आता है, सांसें तेज हो जाती हैं। 190 मीटर पर एक जोरदार धमाके के साथ सबमरीन समुद्र तल से टकराती है। टक्कर में बचा खुचा एक टॉरपीडो ढीला होकर गिरता है और एक नाविक की मौके पर मौत हो जाती है। जब मेडिकल मदद पहुंचती है तब तक उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। इसी अंधेरे में कप्तान एक और चाल सोचता है। मरे हुए नाविक के साथ कुछ मलबा टॉरपीडो ट्यूब से बाहर फेंक दिया जाए ताकि लगे कि सबमरीन पूरी तरह तबाह हो चुकी है। यही आखिरी कोशिश है अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को धोखा देने की। जिंदा रहने के लिए वे किस हद तक जा सकते थे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने अपने एक मरे हुए साथी को टॉरपीडो लॉन्च ट्यूब में डाल दिया, उसके हाथ में एक कांच की बोतल थमा दी और ट्यूब बंद कर दी। फिर 200 मीटर गहराई से उस लाश को समुद्र की सतह की ओर फायर कर दिया ताकि अमेरिकी नौसेना को लगे कि सबमरीन पूरी तरह तबाह हो चुकी है। लेकिन अमेरिकी कप्तान एक नजर में समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। शव पूरी तरह सजा धजा था। इसका मतलब साफ था कि सबमरीन अभी भी सुरक्षित है। चाल नाकाम हो जाती है और सबमरीन समुद्र तल में छिपकर पड़ी रहती है, हिलने की हिम्मत तक नहीं करती। धीरे धीरे 12 घंटे बीत जाते हैं। अंदर की ऑक्सीजन लगभग खत्म होने वाली होती है। सुसाइड स्क्वाड का एक सैनिक खुद पर काबू नहीं रख पाता और काइटन टॉरपीडो के कॉकपिट में घुसकर अमेरिकियों के साथ मरने की जिद करता है। साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी खींचतान में सबमरीन से तेज आवाज निकल जाती है। यह आवाज अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के सोनार में पकड़ ली जाती है। अमेरिकी तुरंत डेप्थ चार्ज गिराते हैं, मगर सबमरीन बहुत गहराई में होती है, इसलिए सही निशाना नहीं लग पाता और वह एक बार फिर बाल बाल बच जाती है। अब अंदर की ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे के लिए बची होती है। इसी नाजुक पल में कप्तान अचानक गोली चला देता है और आदेश देता है कि 2 काइटेन टॉरपीडो एक साथ फायर किए जाएं। टॉरपीडो के प्रोपेलर की आवाज तुरंत अमेरिकी सोनार ऑपरेटर पकड़ लेता है। कप्तान पुष्टि करता है कि ये 2 अलग अलग प्रोपेलर हैं, सबमरीन नहीं। आदेश मिलता है पीछा करो और लगातार डेप्थ चार्ज गिराते रहो। जैसे ही अमेरिकी डिस्ट्रॉयर दूर निकलता है, सबमरीन मौका देखकर तेजी से ऊपर उठती है। 30 मीटर की गहराई पर पेरिस्कोप उठाया जाता है और डिस्ट्रॉयर को लॉक कर लिया जाता है। एक जोरदार चीख के साथ टॉरपीडो फायर होता है, जो करीब 800 मीटर दूर खड़े जहाज की ओर बढ़ता है। सोनार पर अलर्ट मिलते ही अमेरिकी कप्तान फुल रिवर्स का आदेश देता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। डिस्ट्रॉयर के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका होता है और आग भड़क उठती है। जहाज डूबता नहीं, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं। इसी अफरा तफरी में सबमरीन खुद सतह पर आ जाती है। डिस्ट्रॉयर तुरंत अपने सभी हथियार उसकी ओर घुमा देता है। कप्तान मजबूरी में जहाज छोड़ने का आदेश देता है, मगर कई नाविक सबमरीन के साथ ही मरने पर अड़े रहते हैं। तभी एक आपात संदेश मिलता है, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कप्तान सन्न रह जाता है, यकीन नहीं कर पाता। लेकिन डिस्ट्रॉयर से आती अमेरिकी सैनिकों की खुशी की आवाजें सच्चाई साफ कर देती हैं। एक कामिकाजे सैनिक इस हार को स्वीकार नहीं कर पाता। वह बंदूक कप्तान की कमर पर रखकर आदेश देता है कि पूरी रफ्तार से डिस्ट्रॉयर से टकरा दिया जाए। उसका तर्क साफ है, देश भले ही हार चुका हो, लेकिन मरे हुए साथियों का बदला लेना जरूरी है। इसी बीच अमेरिकी जहाज सर्चलाइट से मोर्स कोड में आत्मसमर्पण का संकेत देता है। नाविक ऊपर देखकर चमकते ओरायन तारामंडल को निहारता है। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बंदूक नीचे रख देता है। आखिर में दोनों जहाजों के कप्तान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिल्म के अंत में कहानी खुद को जंग ठहराने की कोशिश करती है। युद्ध से हुई तबाही पर कोई आत्ममंथन नहीं, बस अमेरिकी सेना के खिलाफ संघर्ष को महिमा मंडित करना। आक्रमणकारी होने की सच्चाई पर सवाल उठाने की कोशिश कहीं नहीं दिखती।